तो इफ किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो पाई बॉन्ड पी पाई रहेगा या पी पाई डी पाई रहेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको ऑक्सी एसिड्स का नाम देखना है। कुछ ऑक्सी एसिड्स होते हैं, उनके ऑक्सी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखेंगे कि ऑक्सी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, अब होता ऐसा है कि ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन, तो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, that acidic hydrogen is directly attached to oxygen, and when acidic hydrogen is directly attached to oxygen, then that acid is considered as a oxy acid. Then that acid is considered as a oxy acid. ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनको ऑक्सी एसिड कंसीडर करते हैं। ठीक है, आपको कितने ऑक्सी एसिड्स के नाम पता है, बोलो। आपको कितने ऑक्सी एसिड्स के नाम पता है, बोल सकते हो आप। या तो कौन से ऑक्सी एसिड्स के नाम पता है, कौन से ऑक्सी एसिड्स का नाम पता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड सही है प्लीज। Carboxylic acid is a type of oxy acid. Good. Carboxylic acid, sulfuric acid, okay. Carbonic acid, sulfuric acid, that's okay. उसके बाद नाइट्रिक एसिड, उसके पास HCl हो, ओके, वेरी गुड, सही है। ठीक है, तो चलो, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ऑक्सी एसिड्स का नाम क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो, या तो ओइक एसिड आता है, इक एसिड आता है, इक एसिड, या तो OUS एसिड। ये दो वर्ड कॉमनली हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके एंडिंग में लगता है इक एसिड और किसी के एंडिंग में लगता है OUS एसिड। एग्जाम्पल की बात करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2SO4, और जब मैं H2SO4 की बात करता हूँ और इसका नाम लिखने की कोशिश करूंगा तो इसका नाम होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे तो यहाँ पे एंडिंग में लगा हुआ है इक एसिड, एंडिंग में लगा हुआ है इक एसिड। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर 2 में लिखता हूँ H2SO3, किसके बारे में लिखेंगे, H2SO3, तो इसका नाम आता है सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम आता है सल्फ्यूरस एसिड, तो इसका नाम रहेगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड है और सेकंड जो रहेगा वो सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, तो ये भी ऑक्सी एसिड है, ये भी ऑक्सी एसिड है। तो किसी ऑक्सी एसिड के एंडिंग में इक एसिड लगता है तो किसी ऑक्सी एसिड के एंडिंग में OUS एसिड लगता है। अब ये देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कब लगेगा OUS एसिड और कब लगेगा इक एसिड। ठीक है, दोनों के दोनों बातें हमको पता होनी चाहिए कि इक एसिड कब लगेगा और OUS एसिड जो रहेगा वो कब लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो एसिड होता है उसके एंडिंग में आता है इक एसिड। नॉर्मल जो एसिड होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है उसके एंडिंग में आता है इक एसिड। ठीक है, इफ हम इस इक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, इफ इस इक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो इसका नाम बन जाता है
फॉस्फोरिक एसिड। बताता हूं मैं सब कुछ कैसे होगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो उसका नाम बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे जो इक एसिड है इसमें से एक ऑक्सीजन को कम करते हैं, तो ये इक एसिड जो है ये OUS एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OUS एसिड बन जाएगा। ठीक है, ओके। इफ हम OUS एसिड का फिर से एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है हाइपो। ये बन जाएगा हाइपो, तो इसका नाम रहेगा हाइपो OUS एसिड। क्या रहेगा? हाइपो OUS एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, अक्षर पुजारा, ये सेकंड बैच नहीं है, ये 12th स्टैंडर्ड है। दिस इज 12th स्टैंडर्ड, यू आर फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड 12। ओके, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट कॉमन होता है H2SO4 और इस H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला इक एसिड। यहाँ पे इक एसिड है, यहाँ पे भी इक एसिड है, तो इसका नाम रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। इफ हम इसमें एक ऑक्सीजन मिलाते हैं, इफ हम इसमें एक ऑक्सीजन मिलाते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इफ देखो, इसमें एक ऑक्सीजन कम करेंगे, ठीक है ना। इफ हम इसमें एक ऑक्सीजन मिलाएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? आप पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है, ये मूवी नहीं चल रही है कि आप बस देखते जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी H2SO5। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी H2SO5 और इसमें इक एसिड के सामने लगेगा पर, तो इसका नाम रहेगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम रहेगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज द नेम ऑफ H2SO5। सपोज, ठीक है, ओके। देवर्स, स्ट्रक्चर की तरफ पे आता हूं मैं, आप टेंशन मत लो, स्ट्रक्चर भी निकाल के दूंगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। इफ हम यहाँ पे H2SO4 में से एक ऑक्सीजन को कम करेंगे, इफ हम H2SO4 में से एक ऑक्सीजन को कम करेंगे तो ये बन जाएगा H2SO3। क्या बन जाएगा? H2SO3। तो जब एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो एक एसिड नहीं रहेगा, वो OUS एसिड बनेगा। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया। एक और पॉसिबिलिटी है, हम इसका एक और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं और जब एक और ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा H2SO2। क्या रहेगा? H2SO2। और इसके बाद क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम रहेगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम होगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नंबर 1 बोलता हूं, नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। चारों समझ में आ गए हैं तो हैंड रेस कीजिएगा। इफ किसी में दिक्कत है तो उसका नंबर लिख के भेजिए, कौन सा समझ में नहीं आया। आप रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को दिक्कत कहां पे हो रही है। तो प्लीज गिव अ प्रॉपर आंसर, प्लीज गिव अ प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर है? 27 लोगों ने यस बोला है, हैंड रेज किया है। ठीक है, अब एक एक करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जब भी हम ऑक्सी एसिड की बात आती है,
जब भी ऑक्सी एसिड की बात आती है तो हम क्या करेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे किस प्रकार से होगा। यहां से शुरू करता हूं मैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है नंबर 1। तो नंबर 1 स्ट्रक्चर, इज इट विजिबल? यस, इट इज इन द रेंज। ये रहेगा H अटैच टू O अटैच टू S अटैच टू O अटैच टू H। आप में से कुछ लोग मुझे पूछेंगे, सर आपको कैसे पता यही स्ट्रक्चर होगा? ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट 12 स्टैंडर्ड कंटिन्यू किया है, 11 का पी ब्लॉक खत्म हो गया, 12 का पी ब्लॉक शुरू कर दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर वाला। आप मुझे बताइए, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का +2, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन का -4, +2 -4 -2, राइट साइड में गया तो +2। आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो +2 रहेगा। और आप यहां देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो 100% सही है। कितना सही है? 100% सही है। तो अब आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी कैलकुलेटेड। ओके, आप मुझे बताइए, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4। कितना रहेगा? +4। ठीक है, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सेकंड वाले का स्ट्रक्चर होगा H अटैच टू O अटैच टू S डबल बॉन्ड O अटैच टू O अटैच टू H, और यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करो और फिर उसके हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है त्रिशा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नहीं आएगा बेटा। एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का +2, एक ऑक्सीजन का -2, तीन ऑक्सीजन का -6, +2 -6 -4, राइट साइड में जाएगा तो +4। त्रिशा, ठीक है। लोन पेयर को मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट बॉन्ड्स ड्रॉ किए हैं। आप लोन पेयर्स को देख लो कैसे होते हैं। तो ठीक है, ओके। नंबर 3 की बात करता हूँ। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 रहेगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 रहेगा। H अटैच टू O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O अटैच टू O अटैच टू H। इसका बॉन्ड तोड़ के देखो, ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाएगा 100% गारंटी के साथ। समझ में आ गया है? जिसको 1 2 3 समझा है हैंड रेज करेंगे, और जिनको डाउट्स है नंबर बोल दो, कौन से नंबर में डाउट है एक्सप्लेन करता हूं मैं। समझ में आ गया है तो हैंड रेज में कोई कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, चैट में लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बस हैंड रेज करने के लिए बोल रहा हूं। एक बटन तो प्रेस करनी है। ओके, चलिए, वो भी स्क्रीन टच मोबाइल है अभी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4। इफ नंबर 4 में देखेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आ रहा है, और सल्फर कभी भी +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। सल्फर कभी भी +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। सल्फर शो करता है -2 0 +2 +4 एंड +6। तो सल्फर कभी भी +8 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। क्या होता है, जब भी कोई जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, जब भी कोई जरूरत से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। क्या होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा H अटैच टू O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O अटैच टू O अटैच टू H। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नंबर 4। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। दो ही लोगों ने आंसर दिया, एक देवर्ष है और दूसरा दिव्या है। दो ही लोगों ने आंसर दिया है, बाकी एक ने भी आंसर नहीं दिया कि जब भी कोई जरूरत से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है इसका मतलब वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है। एक बात और, इस पर का मतलब ये नहीं है कि वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड होना ही चाहिए। इस पर का मतलब ये नहीं है कि वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड होना ही चाहिए। ये क्लियर कर देता हूं मैं। चलिए आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनका नाम देख लिया, इनका स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इक एसिड एंड OUS एसिड। इसका मतलब होता है इक एसिड और OUS एसिड। अब मुझे बताओ इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। और इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 2। इसका मतलब सबके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है। लास्ट वाला रिपीट करो, पर वाला। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस से आ रहा है सल्फर का, दिया, बट सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। और जब भी कोई एटम जरूरत से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है इसका मतलब वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड होना चाहिए और जैसे ये पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएगा तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। अब पूरे बॉन्ड को तोड़ के देखो तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा और इसीलिए हमने यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बनाया है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और, जहां जहां पे आपको पाई बॉन्ड दिखेगा आप प्रैक्टिस करके ये पता करने की कोशिश करना कि वो जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है वो पी पाई है, पी पाई डी पाई है कि डी पाई है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड दैट विल बी ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3PO4। क्या लिखता हूँ मैं? H3PO4। कोई मुझे बता सकता है H3PO4 का नाम क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है H3PO4 का नाम क्या होगा? क्या होगा? एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ H3PO4? अरे बोलो भी जल्दी अब। H3PO4 का नाम क्या होगा? यस, पटेल अंकिता, वेरी गुड। इसका नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होगा फॉस्फोरिक एसिड। सपोज मैंने इसमें एक ऑक्सीजन मिला दिया। क्या किया? एक ऑक्सीजन मिला दिया और जैसे ही इसमें एक ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये H3PO5 बनेगा। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये जो H3PO5 बना है इसका नाम क्या होना चाहिए? वेरी गुड, तो इसका नाम होना चाहिए पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होना चाहिए? पर फॉस्फोरिक एसिड। मैंने बोला है रोहन यहाँ पे हमको ऑक्सीजन मिलाना है, ऑक्सीजन को निकालना नहीं है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को मिलाया है। अब मैंने क्या किया, यहाँ जाने के लिए एक ऑक्सीजन को निकाल दिया, एक ऑक्सीजन को निकाल दिया और जैसे मैं एक ऑक्सीजन को यहां से निकाल दूंगा तो मुझे मिलेगा H3PO3।
और बोलो क्या होगा इसका नाम, इसका नाम बोलो जल्दी। और इसका नाम, वेरी गुड, सबका आंसर, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। तो इसका नाम रहेगा फास्फोरस एसिड, वेरी गुड। और एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा, H3PO2। तो इसका नाम क्या होगा, चलो टॉप वाले का नाम बता दो, वेरी गुड। तो टॉप वाले का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दैट्स गुड, ठीक है। तो इसका नाम रहेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इंक गिर गई है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से लिखेंगे इनका नाम, इस प्रकार से लिखेंगे इनका नाम। चलो कोई मुझे ये पूछे कि सर इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो बताओ, पहले ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O अटैच टू OH, अटैच टू OH, अटैच टू OH। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा P डबल बॉन्ड O अटैच टू OH, अटैच टू OH, अटैच टू OH। अब ये मत पूछना कि सर आपको कैसे पता स्ट्रक्चर यही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल सी बात है। ये क्या होगा, ये रहेगा P डबल बॉन्ड O अटैच टू OH, अटैच टू H, अटैच टू H, ठीक है, इस प्रकार से। लास्ट वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा P डबल बॉन्ड O अटैच टू OH, अटैच टू O, अटैच टू OH एंड अटैच टू OH। सबके स्ट्रक्चर देख लो, आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर देता हूं 1 2 3 4, हो गया, चारों के चारों स्ट्रक्चर्स हो गए हैं। H3PO4 को याद रखो, H3PO4 का मतलब फॉस्फोरिक एसिड होता है। देवर्स किसी एक को तो आपको याद रखना होगा, बाकी कैसे निकालना है वो आपको यहां से पता चलेगा। देवर्स यस, लास्ट वाले में पेरोक्साइड बॉन्ड है अरकान, यस लास्ट वाले में पेरोक्साइड बॉन्ड है बेटा, सही है, ओके। अब देखो आप मुझे बताओ इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, नंबर 1 के पास, चलो बोलो जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, वेरी गुड। इनके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ये मोनोबेसिक एसिड है, ये मोनोबेसिक एसिड है, 3 नहीं है, 3 हाइड्रोजन है लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है, 3। तो इसका मतलब ये मोनोबेसिक एसिड है। इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, नंबर 2 के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो नंबर 2 के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है इनका क्वांटिटी 2 है, इसको बोलेंगे डायबेसिक एसिड, क्या बोलेंगे, डायबेसिक एसिड। तीसरे के पास कितने हैं, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड। और इसके पास कितने हैं, 1 2 और 3, तो इसको भी बोलेंगे ट्राइबेसिक एसिड। ये चारों समझ में आ गए हैं तो हैंड रेज कर दीजिए, नहीं आया तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। रोहन ऐसा कंसेप्ट नहीं है, रोहन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑक्सीजन के हिसाब से कुछ नहीं होता है। ओके, ग्रेसी एंड क्रिशिया दोनों का आंसर एक ही है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन एसिडिक होगा कि नहीं होगा, 99% आपसे एक ही बात से पता चलेगा। 99% कंपाउंड्स में ऐसा होता है जिसमें हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है, जो सेकंड पीरियड के होते हैं, इफ उनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाएगा। त्रिशा एंड ग्रेसी रिपीटिंग वंस अगेन, इफ हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, जो जनरली सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे एलिमेंट्स के साथ, ऐसे एटम्स के साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। 99% क्वेश्चंस में इसी से हो जाएगा, क्रिशा एंड ग्रेसी। चलिए आगे, ठीक है, ओके चलिए। तो ये होता है एसिड और बेस का, ठीक है।
मतलब एसिड का नाम क्या रहेगा? ठीक है, ओके। अब एसिड है तो H+N देगा, सही बात है ना। अब एसिड है तो उसका काम ही है H+N देना, और जब वो H+N देगा तो वो क्या बनेगा? वो सॉल्ट बनेगा, सही है। तो जो भी कोई एसिड होता है वो H+N देगा, और जब H+N देगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट देगा। क्या देगा? सॉल्ट। तो ये जो नाम है ना, ये एसिड्स के नाम है। ये किसके नेम है? एसिड के। लेकिन क्या होगा जब ये सॉल्ट में होगा? जब वो सॉल्ट फॉर्म में होगा तो क्या होगा? मतलब उसके पास हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन दे दिया तो ये एसिड से बन जाएगा सॉल्ट। तो हमको सॉल्ट का नाम भी तो पता होना चाहिए ना, हमें सॉल्ट का नाम भी पता होना चाहिए। तो सॉल्ट का नाम पता करने के लिए सिंपल सी बात है कि यहां पे हम देखते हैं तो इसका नाम जो होता है ये वाला, इसका नाम यहां पे एंडिंग का इक एसिड निकल जाएगा, एंडिंग का इक एसिड निकल जाएगा और यहां पे आएगा ATE। तो जहां पे इक एसिड होता है, क्या बोला मैंने? जहां पे इक एसिड होता है वहां पे आता है ATE, और जहां पे OUS एसिड होता है, जहां पे OUS एसिड होता है वहां पे आता है ITE। देखो मैंने इसके पहले भी बोला था, पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो नेम आता है उसको बोलते हैं नियम। अमोनिया का बनता है अमोनियम, लेकिन जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वहां पे आता है ITE, वहां पे आता है ATE और वहां पे आता है IDE। इन दोनों के बारे में अभी बता रहा हूं, कब आएगा ATE और कब आएगा ITE। ATE कब आएगा? जब वो इक एसिड होगा, और ITE कब आएगा? जब OUS एसिड रहेगा। बाकी नाम एज इट इज रहेगा। इसके नाम के एंडिंग में इक एसिड था, और जहां पे इक एसिड होता है उनके एंडिंग में आता है ATE। अब बोलो इसके सॉल्ट का नाम क्या रहेगा? इसके नाम का सॉल्ट क्या रहेगा? इसके सॉल्ट का नेम क्या रहेगा? एनीवन? इसके सॉल्ट का नेम क्या रहेगा? आप लिख नहीं रहे हो, आपका चैटिंग स्लो आ रहा है। एंडिंग में एसिड नहीं लगेगा, क्योंकि अरे एंडिंग में एसिड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसका एसिडिक कैरेक्टर चला गया है, उसने दोनों के दोनों हाइड्रोजन लूज कर दिए हैं। तो इसका नाम रहेगा पर ATE, इसका नाम रहेगा पर ATE, इसका नाम रहेगा पर ATE। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या रहेगा? एंडिंग में आएगा ITE। इसमें क्या होगा? इसमें होगा हाइपो इन ब्रैकेट ITE। ठीक है, चले आगे। क्लियर है? एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना है, आप निकालते रहो, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। ओके चलिए, देवर्स जब उसके ऊपर का H+N जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा ना, वो बताने की बात थोड़ी है। इट्स सिंपल थिंग, इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। ओके, मैं आपको पूछता हूं ऑर्थो, मेटा और पैरा
क्या आपने ये नाम सुने हैं? जिन लोगों को ऑर्थो मेटा प्यारा पता है वो हैंड रेस करेंगे। जिन लोगों को ऑर्थो मेटा प्यारा पता है वो हैंड रेस करेंगे। लग तो रहा है कि 20 के ऊपर नहीं जाएंगे, 17 ही हो गए। ओके ठीक है, गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने बेंजीन रिंग में पढ़ा था। बेंजीन रिंग में जो एडजेसेंट कार्बन वाला पोजीशन होता है उसको बोला था ऑर्थो, उसके बाजू वाले को बोला था मेटा, और उसके बाजू वाले को हमने बोला था पैरा। तो ये था ऑर्थो, मेटा और पैरा। यहाँ पे हमको ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको पढ़ना है ऑर्थो, मेटा और पायरो, ठीक है। ये जो ऑर्थो, मेटा, पैरा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और ये ऑर्थो, मेटा और पायरो जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। दोनों अलग अलग है, एक ऑर्थो, मेटा, पैरा है और दूसरा ऑर्थो, मेटा और पायरो है, ठीक है। तीनों का मतलब बताता हूं, तीनों का मतलब बताता हूं। ऑर्थो का मतलब क्या, मेटा का मतलब क्या और पैरा का मतलब क्या, ठीक है। ओके, ऑर्थो का मतलब होता है उसका रियल नेम, रियल। ये ऑर्थो, मेटा और पायरो जो है ये ओल्ड स्कीम है, दिस इज ओल्ड स्कीम, ओल्ड नॉमेनक्लेचर स्कीम। तो पहले इस ऑर्थो, मेटा, पैरा वाले स्कीम को यूज करते थे और इसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर करते थे, ऑर्थो, मेटा और पायरो। अभी इसके हिसाब से नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी इसके हिसाब से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थो, मेटा और पायरो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो बताता हूं, ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है उसका रियल नेम, ऑर्थो का मतलब होता है उसका रियल नेम। जो भी उसका रियल नेम है उसके सामने ऑर्थो लगाते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहां लिखेंगे H2SO4, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, इसका नाम ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका नाम क्या है, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से उसका नाम रहेगा ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो उसका नाम होता है उसके नाम के सामने ये श्री श्रीमती लगाते हैं, जैसे लगा ना श्री श्रीमती, कुमार कुमारी, वैसे ही इनके नाम के सामने आता है ऑर्थो, ठीक है। तो इसका नाम होगा ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया H2SO3, तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, ओल्ड स्कीम के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, ओल्ड स्कीम के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए, ओल्ड स्कीम के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम होना चाहिए ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो जो उसका रियल नेम है वो एज इट इज रहेगा, जस्ट उसके सामने लगेगा ऑर्थो। पहले ऐसा लगता था, अभी ऐसा नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर 3 यूज किया H3PO4, तो मुझे बताइए ओल्ड न्यू स्कीम के हिसाब से इसका नाम क्या है, न्यू स्कीम के हिसाब से इसका नाम क्या है, न्यू स्कीम के हिसाब से नाम क्या है इसका, फॉस्फोरिक एसिड, वेरी गुड। अब न्यू स्कीम के हिसाब से इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है, तो आप मुझे बताओ ओल्ड के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, ओल्ड के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन है छोटे बच्चों वाला। तो इसका नाम रहेगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम रहेगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इजी है, इजी है, डिफिकल्ट है, ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हुई ऑर्थो की बात। अब मेटा का मतलब क्या होता है, अब यहां पे देखेंगे मेटा का मतलब क्या होता है। मेटा का मतलब होता है ये जो ऑर्थो है, ये ऑर्थो, इस ऑर्थो मॉलिक्यूल में से नंबर 2
एक ऑर्थो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। ऑर्थो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो जो हमको कंपाउंड मिलेगा उसको बोलेंगे मेटा। क्या बोला मैंने? ऑर्थो मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे तो वो बनेगा मेटा। अब ये जो हमारे पास है H3PO4, ये हमारा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है। ये जो H3PO4 है ये हमारा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, और मैंने इस ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में से मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे ये जो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, इस ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3 में से कितने चले गए? 2, बचा कितना? 1, लिख दो। इसके पास कितने फास्फोरस है? 1, फास्फोरस निकला क्या? नहीं निकला, लिख दो एज इट इज। कितने ऑक्सीजन है? 4, निकला कितना? 1, बचे कितने? 3, तो क्या बना? HPO3। क्या बना? HPO3। तो इसका फॉर्मूला बनेगा HPO3, और इस HPO3 का नाम रहेगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम रहेगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या रहेगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जिनको समझ में आ गया हैंड रेज कर दो, नहीं समझा है चैट बॉक्स में लिखो। अरे बहुत सिंपल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको किसी का मेटा बनाना है तो क्या करेंगे? उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। उसमें से क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। अब ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, अब किसको बनाना है? पायरो। अब किसको बनाना है? पायरो। तो क्या करेंगे? 2 मोल्स ऑफ ऑर्थो मॉलिक्यूल लेंगे। 2 मोल्स ऑफ ऑर्थो मॉलिक्यूल लेंगे, वहां से एक H2O को निकालेंगे। यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑर्थो लिया था, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ लेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 2 मोल्स। सब कुछ डालेंगे, नहीं देंगे, आपको बोलेंगे इसका ये बनाना है करके, या तो सिर्फ नाम देंगे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड। फिर आपको समझ में आना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, और ऑर्थो से मेटा कैसे बनाते हैं। मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, आपको भी क्वेश्चन कन्वर्जन के हिसाब से ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, अब बनाते हैं पायरो। क्या बनाते हैं? पायरो। मेटा बनाने के लिए 1 मोल ऑफ ऑर्थो में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, और पायरो बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑर्थो में से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, चलिए इसका मुझे बनाना है। ये H3PO4 जो है इसके 2 मोल्स लूंगा। H3PO4 के मैं 2 मोल्स लूंगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? H3PO4 के 2 मोल्स लेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा H6P2O8। क्या बनेगा? H6P2O8। इसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं? इसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं? वेरी गुड। इसमें से 1 ग्लास पानी निकालना है। निकाल दिया 1 ग्लास पानी। देवर्ष, जब 1 मोल से किया तो मेटा बना, तो पायरो बनाने के लिए 2 मोल्स है। ये ओल्ड के हिसाब से दिया हुआ है। अब फिर से 1 मोल में से रिमूव करेंगे तो वो मेटा बनेगा ना। हमको मेटा नहीं, मेटा तो बन गया, हमको पायरो बनाना है देवर्ष। मेटा तो बन गया, अब हमको पायरो बनाना है। और जैसे इसमें से हम लोग H2O को निकालेंगे, कितने हाइड्रोजन थे पहले? 6, कितने निकल गए? 2, बचे कितने? 4। लिखो इसमें
कितने फास्फोरस थे? 2 निकले नहीं निकले, तो ये रहेगा 2। कितने ऑक्सीजन थे? 8 निकले कितना? 1 बचा कितना? 7। तो क्या रहेगा? H4P2O7। तो इसका नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होना चाहिए? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हुआ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड हुआ, पायरोफॉस्फोरिक एसिड हुआ। नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा है? समझा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं समझा है तो डाउट चैट बॉक्स में लिख दो। 30 लोगों को तो हैंड रेज होनी ही चाहिए। 30 लोगों के तो होने ही चाहिए, इतना इजी है। हाँ थोड़ा हाइपोथेटिकल भी है क्योंकि 39 में से 30 लोगों के हैंड रेज कैसे होंगे? 8-10 तो फिर साइलेंट मोड पे होंगे। ओके, ये जो बात है, ये बात किसके लिए थी? H3PO3। किसके लिए? H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाया, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाया, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाया। सपोज मैं यहां लिखता हूं H3PO3, तो इसका नाम रहेगा फॉस्फोरस एसिड। इससे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बनेगा, मेटाफॉस्फोरस एसिड भी बनेगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड भी बनेगा। और बनाएगा कौन? आप लोग बनाओगे, मैं बना के नहीं दूंगा। तो ये जो फास्फोरस एसिड है, इससे ऑर्थो भी बनेगा, मेटा भी बनेगा, पायरो भी बनेगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। समझ में आ गया है? तो ये है नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट्स है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब इतना तो समझ जाओ, पी ब्लॉक को कंटिन्यू कर दिया है, तो 12th स्टैंडर्ड का पी ब्लॉक हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है टेक्स्ट बुक से ढूंढ लेना। क्लियर है? ओके। अरे ऐसा नहीं है कि फॉस्फो ये ऑर्थोमेटा पायरो सिर्फ इक के लिए है, इक एसिड के लिए भी है, ओइवेस के लिए भी है, हाइपो के लिए भी है, पायरो पर के लिए भी है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, सभी के लिए है। हाइपो है, पर है, इक एसिड है, ओइवेस एसिड है, सबके लिए है, फॉर ऑल। अब सभी एग्जांपल तो नहीं करके दे सकता ना, तो एक दो एग्जांपल करके दिए, बाकी आप लोग खुद ट्राई कर लो, मेलोडी खुद खाओ, फिर जान जाओ। ठीक है, चलिए फिर और डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।